गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो हमारा अभी जो एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है हिस्ट्री, और लगभग वो 4-5 दिनों में क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। अब साथ में एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जो लगभग 12 से 15 या फिर 10 मिनट की वीडियो होगी। और मैं गारंटी के साथ दो चीज़ें कह रही हूँ। फर्स्ट ये कि अगर आप मेरे साथ ये 10 से 15 मिनट देंगे, मतलब मेरे साथ मतलब लाइव नहीं, बस जब भी ये वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आएगा, आप जब भी देखोगे तो जितने भी क्वेश्चन मैं अगर 20 करा रही हूँ, 15 करा रही हूँ, 25 करा रही हूँ, लाइफ टाइम के लिए नहीं भूलोगे, ठीक है। पहली बात ये गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ। एंड सेकंड थिंग इज़ कि आप कोई भी, जैसे मैं ये पॉलिटी का करा रही हूँ अभी फ़िलहाल, पॉलिटी की घटना चक्र की बुक है, ठीक है। तो जैसे एमपीपीएससी में अभी मैंने जब प्रीलिम्स दिया तो मेरे 75 आउट ऑफ 96, नहीं 97 3 क्वेश्चन तो डिलीट हो गए हैं, तो 75 मेरे स्कोर आ रहे हैं, मतलब 75 क्वेश्चन से ये यानी 150 मार्क्स आ रहे हैं। तो मैंने ध्यान दिया, देखा, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जो एमसीक्यूज है उन पे बहुत ध्यान देती थी पहले भी, ल्यूसेंट का हो या फिर घटना चक्र का हो। और मैंने, क्योंकि मेरा एक और पेपर था, एक यूपी का था, सो मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, बस लगभग 10 से 12 दिन ही पढ़ पाई थी, 10 से 15 दिन पढ़ पाई थी, और मेरे ऐसे मार्क्स आए। तो मैं ये मानती हूँ, बिलीव करती हूँ कि जिसने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस घटना चक्र के लगा लिए, तो वो चाहे अभी आज बिहार पीएससी का ही देख लो आप, कैसे क्वेश्चंस आए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, डायरेक्टली रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं। तो आप मेरे साथ ही करते जाओगे तो बेनिफिट ये होगा कि 10 से 15 मिनट में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होंगे, और साथ ही कौन से इनमें से भी कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बताती चलती जाऊंगी, और आपको मतलब याद होते जाएंगे, क्वेश्चन एकदम रट जाएंगे, ऐसा वाला कराऊंगी, ठीक है। एंड सेकंड थिंग कि आपको डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चंस मिलेंगे, ये मैं गारंटी देती हूँ, मतलब सारे नहीं, अब अगर पॉलिटी से 10 आए तो उनमें से 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। आपको देना ही कितने हैं, डेली का 10 से 12 मिनट देना है, 15 मिनट देना है बस, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अब देखो, जो पॉलिटी स्टार्ट होती है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से शुरू होती है, जो कि 1773 से जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट बना था से 1947, जब तक हमने क्या आज़ादी नहीं पाई तब तक का जो, मतलब ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमने पढ़ा कि सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी को, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया, मतलब ब्रिटिश के सरकार के द्वारा। तो यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे, फिर कौन कौन से नए नियम लागू हुए, क्या उसके फ़ायदे थे, क्या नुकसान थे, है ना, क्या ब्रिटिश सरकार की रणनीति थी भारतीयों को अपनी तरफ करने के लिए, तो वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पढ़ा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है। अब सबसे पहले आप एकात्मक, आप अगर क्वेश्चन पढ़ के खाली आप आंसर देख के आप रट रहे हैं तो आपको बिल्कुल नहीं याद होने वाला, आज नहीं तो कल आपको भूल जाएगा। इसके दो ट्रिक्स हो सकते हैं। पहला तो ये कि आपको मतलब अच्छे से उसका रीजन पता हो, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका मतलब पता हो, जो आंसर उसका मतलब पता हो, तो आप लिंक करके हमेशा उसको याद रखेंगे। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि एक जो ट्रिक्स यूज होते हैं, लोग लिंक करके याद करते हैं, वो भी मैं कराऊंगी जहाँ आप जिस क्वेश्चन पे ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैंने लूसेंट के लगभग 6 से 7 वीडियोज़ डाले थे विविध पोर्शन का, और मैंने मोस्टली क्वेश्चंस में ट्रिक दिए थे, लिंक करके दिए थे, तो वो आप एक बार देखोगे तो कभी भूलोगे नहीं। तो जिनको लगे तो आप एक बार देख लेना लूसेंट वाली भी सीरीज़, ज़्यादा मैं वीडियोज़ नहीं डाल पाई हूँ। तो यहाँ पे देखो, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। अब शासन की एकात्मक पद्धति क्या होती है कि जो केंद्र है वही सर्वोपरि हो। जो राजा है, अभी राजा तो नहीं है, मतलब कि जैसे कि केंद्र, यहाँ पे जो भारत का जो केंद्र है यानी संसद है, वही सर्वोपरि है। उसके अंडर में, एक मिनट, उसके अंडर में सभी राज्य आते हों, यानी कि जो जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो मोस्टली केंद्र द्वारा लिए जाते हों, केंद्र के विरुद्ध कोई राज्य नहीं जा सकता हो। तो ऐसे में क्या होगा कि सभी राज्य अपने अपने तरफ अपने अपने से निर्णय नहीं लेंगे बिना केंद्र से पूछे, और इससे जनता का हित होगा, सीधे सीधे जनता का हित होगा, क्योंकि जो केंद्र है वह चाहेगी कि हमारी जो जनता है, जो पूर्णतः केंद्र पर निर्भर है, तो उससे जनता को मतलब प्रत्येक, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, हर तरीके से लाभ ही लाभ हो। तो वही बोला गया है कि शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है, अधिक अनुकूलनशीलता या फिर दृढ़ राज्य, जनता द्वारा अधिक सहभागिता या फिर सत्तावाद की कम संभावनाएं। तो अधिक अनुकूलनशीलता होगी कि दृढ़ राज्य होगा, जनता द्वारा अधिक सहभागिता होगा, या फिर सत्तावाद की कम संभावना है। तो इसमें आपका आंसर होगा दृढ़ राज्य। एक मिनट,
इसमें आपका आंसर क्या होगा? दृढ़ राज्य। जब केंद्र ही सब कुछ है, सर्वोपरि है, तो जो राष्ट्र है या राज्य हैं वो बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। और अगर राज्य की अपनी अलग शक्तियाँ हो गई, केंद्र की अपनी अलग शक्तियाँ हो गई, तो शक्तिशाली नहीं रहेंगे ना, शक्तियों का बंटवारा हो जाएगा। शक्तियों का बंटवारा होगा ना, एक शक्ति इसको मिल गई, कुछ इसको मिल गई, कुछ इसको मिल गई, कुछ इसको मिल गई, कुछ इसको मिल गई। लेकिन अगर सारी शक्ति सिर्फ केंद्र के पास है, तो राज्यों का या फिर राष्ट्र का, जो हमारे देश की जो शक्ति है वो एक ही जगह केंद्रित होगी, तो राज्य दृढ़ होंगे ना। बस वही बताया गया है कि शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है, जो कि राज्य या राष्ट्र को सुदृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब किस देश का अलिखित संविधान है? तो सबसे पहले आपको सबको ये पता होना चाहिए कि जो पहला लिखित देश है वह है यूएसए। और कब लिखा गया था? 1789 में। 1789 में पहला देश था जो लिखित संविधान था, और उसी को यूएसए का लिखित संविधान बनाया गया, और उसी को फॉलो कर रही है हमारी इंडिया। तो यूएसए तो भैया लिखित संविधान है। ठीक है, पाकिस्तान भी लिखित है, भारत भी, क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान है लगभग जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, क्योंकि पहले भारत पाकिस्तान एक ही उपमहाद्वीप का हिस्सा था, तो मोस्टली इनकी जो संवैधानिक विशेषताएं हैं लगभग सेम रही हैं, धर्मनिरपेक्षता को छोड़ के। तो यूएसए तो सबसे पहला लिखित संविधान है, तो ये अलिखित हो नहीं सकता। और चूँकि भारत ने भी लिखित है, और क्योंकि यूएसए को ही अपनाया, यूएसए की चीज़ों को, और पाकिस्तान भी भारत लगभग सेम थे, तो ये भी अलिखित हो नहीं सकते। बचा है यूके। यूके अलिखित संविधान है, क्योंकि यहाँ पे जो महारानी होती हैं या फिर कोई महाराजा होते हैं, मतलब कि जो शासन होता है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में, हालांकि अब वो अनौपचारिक हो गया है, कोई औपचारिकता उसमें बची नहीं है, लेकिन वहाँ पे अलिखित संविधान है। तो यूके ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, तथा ये संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। यूएसए, पाकिस्तान में भारत की संविधान लिखित है। तो ठीक है, अब अगर आपको लिंक करके पढ़ना हो, ऐसे आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आपको मैं लिंक करके भी याद रखवा दूंगी। तो ब्रिटेन, यूके को क्या कहते हैं? ब्रिटेन कहते हैं। एक मिनट, यूके को और क्या कहते हैं? ब्रिटेन कहते हैं ना, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में ये जो 10 है, आप इसको याद रखो। 10 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कोई देश है जिसको खाली 10 तक की गिनती आ रही है, 1 से 10 तक की गिनती आ रही है, तो वो क्या ही अपने देश की संविधान को लिख सकेगा? भाई कोई ऐसा देश जो खाली 1 से 10 तक की गिनती आ रही है, 10 तक की, 1 to 10 तक की, तक उसको काउंट करना आ रहा है, तो वो क्या ही अपने देश का संविधान लिखेगा? तो ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित है। ठीक है, अब आई थिंक अगर थोड़ा भी आपके अंदर मैच्योरनेस, थोड़ा भी माइंड शार्प होगा, तो आप कभी नहीं भूलोगे। ब्रिटेन, 10 से 10, 1 to 10 तक जिसको काउंट करना आ रहा है, उसके आगे आ ही नहीं रहा है, तो अपने वो संविधान को क्या लिखेगा? ऐसे मतलब संविधान तो पूरे देश का कर्ता धर्ता होता है, तो वो क्या लिख पाएगा अपने संविधान को, जिसको 10 तक की गिनती आ रही है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो आंसर है कैबिनेट मिशन। जो 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था, भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत 1946 में किया गया था। तो इस संविधान, तो यार ये मतलब मैं क्या बताऊँ, ये इतना नॉर्मल क्वेश्चन है कि मुझे नहीं लगता कि इसको लिंक या फिर कुछ बताने की या फिर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखो, यहाँ पे 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत की संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था या फिर पहला अस्थायी अध्यक्ष। अगर खाली पहला अध्यक्ष भी पूछे और साथ में सच्चिदानंद सिन्हा जी का नाम आए राजेंद्र प्रसाद जी के साथ, तो आंसर होगा ये। अगर पहला पूछे, अगर पूछे अस्थायी अध्यक्ष था, तो आंसर होगा ये, यानी कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। अगर पूछे कि भारत की संविधान सभा का पहला स्थायी अध्यक्ष कौन है, तो होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहाँ पे चूँकि सच्चिदानंद सिन्हा जी ऑप्शन में है ही नहीं, सिर्फ ये लिखा है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अगर किसी को नहीं याद हो रहा है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे स्थायी पे, तो राजेंद्र कौन होता है? जो राजा होते हैं, है ना। तो राजा जो प्रसाद देते हैं सभी को सोने के सिक्कों के रूप में, राजा जो होता है वह प्रसाद देता है सभी को सोने के सिक्कों के रूप में। तो वहाँ की जनता इतनी खुश होती है कि अध्यक्ष बना देते, वो भी स्थायी। तो भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 5th क्वेश्चन है, यहाँ पे आप एक डिटेल पढ़ लेना एक बारी कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। सेम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चलते हैं।
राजनीतिक समता पाई जाती है, राजनीतिक समता पाई जाती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारों में। अब देखो राजनीतिक समता का मतलब क्या होता है कि हम राजनीति में भाग लें, सबसे पहले किसी भी जाति धर्म वगैरह के मतलब जाति धर्म लिंग आदि के भेदभाव से ऊपर उठे, हम सीधे सीधे मतलब कि राजनीति में हिस्सा ले सकें, यानी कि हम चुनाव का पार्ट बन सकें। वो कैसे हो सकता है? केवल एक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि यहाँ पे सभी के लिए एक रूल लागू है कि 18 वर्ष की आप उम्र पूरी कर लीजिए तो आप वहाँ के वोटर बन सकते हैं, यानी आप चुनाव में मतदान दे सकते हैं। खाली एक चीज़ में राजनीतिक समता पाई जाती है, वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। धन के समान वितरण में इम्पॉसिबल कि धन का समान वितरण हो रहा है, व्यक्ति की ये भी बौद्धिकता बिल्कुल नहीं, विशेषाधिकारों के बिल्कुल नहीं। तो राजनीतिक समता किसमें पाई जाती है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। ठीक है, यहाँ पे वही सब बताई गई हैं चीज़ें। अब देखो धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ ऐसा मेरे ख्याल से एक ही दो देश हैं, एक तो मैं कह सकती हूँ अमेरिका हो सकता है, और इंडिया जो है अपना भारत देश, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब ये होता है कि कोई राज्य किसी भी धर्म को विशेष मतलब कोई अधिकार प्रदान ना करे, सबको समान रूप से ट्रीट करे कि भाई चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, सबके समान मतलब समान वो करे, सबके साथ समान व्यवहार करे। तो है ना, जिसका कोई अपना धर्म ना हो। यहाँ पे लिखा है जिसका कोई अपना धर्म ना हो। जो नास्तिक हो, अगर नास्तिक होंगे तो आप किसी ना किसी धर्म का, अगर आप नास्तिक हैं तो आप हिंदू धर्म का भी विरोध करेंगे, मुस्लिम धर्म का भी विरोध, मतलब सभी धर्म का आप विरोध करेंगे। अगर धर्म विरोधी है तो नॉट डाउट वो विरोधी होता ही है, फिर कट्टर होता है, जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखता है। अगर धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखने लगेंगे तो हम किसी एक धर्म के पक्षधर हो जाएंगे। तो सबसे अच्छा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी जिसका अपना कोई धर्म नहीं है। अगर अपना कोई धर्म ही नहीं है, यानी सबके धर्मों को आप समान रूप से देखते हैं, जैसे भारत। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, जो भारतीय संविधान है केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता है बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी। अब जो लोकतंत्र होता है यानी कि जो शासन है उसकी जो समस्त शक्ति है वह किसके हाथ में है? जनता के हाथ में है। तो लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता है जो संविधान है बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज। अब लोकतांत्रिक समाज का क्या मतलब है कि आपस में असमानताएं ना हो, भेदभाव ना हो, ऐसा ही समाज लोकतांत्रिक समाज होगा। तो जो हमारे प्रस्तावना में देखो न्याय की बात की गई है, यानी कि किसी के साथ अन्याय ना हो, स्वतंत्रता की बात की गई, बंधुत्व यानी भाईचारा की बात की गई, समानता की बात की गई है। ठीक है, तो ये चारों होंगे इसके आंसर। देन 9th क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में। प्रस्तावना मतलब एक ऐसा पार्ट है संविधान का जो हम इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, कि जैसे अगर कोई स्टोरी है तो उसकी जो प्रस्तावना होती है पहले ही बता देती है कि इसका निष्कर्ष क्या होगा, इसका मतलब किस चीज़ के बारे में बताया गया है, क्या नहीं है, क्या है। तो प्रस्तावना जो है वह भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। सो ठीक है, आज के लिए 9 क्वेश्चन इनफ हैं, बाकी हम कल करते हैं। और ये 9 क्वेश्चन हो गए, बाकी के जो 10 क्वेश्चन है वो कल करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।